बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी मुल्की सियासत ऑडियो और वीडियो लीक्स के जो है वो असर से बाहर नहीं निकली और आज उज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा हैं पंजाब की, उन्होंने एक वीडियो के आने का भी जो है इंकशाफ किया है कि वीडियो भी आने वाली है। इन ख़ास वक्त के ऊपर ख़ास हालात के अंदर इस वीडियो का या ऑडियो का क्या लेना देना है, कल भी हमने इस पर बात की, आज भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में साथ ही आज PDM की जमातों का इजलास हुआ और उन्होंने फरवरी और मार्च के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और क्या सवाल यहाँ पे उठ रहा है, इस बार क्या उनकी ये तहरीक फैसला कुन होगी, एक दूसरे के साथ इनके जो इख्तलाफात हैं वो कम हो जाएंगे, और जो कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। क्या PDM वाकई अपने इन दावों में संजीदा है या नहीं, इस पर भी आज बात करेंगे। साथ ही IMF से जो मायदा हुआ है और उसके नतीजे के अंदर जिन कड़ी शराइत के तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिल रहा है, उसके जवाब में पाकिस्तानी आवाम को क्या भुगतना पड़ेगा, इस पर भी करेंगे बात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया उसके नुकात पर भी ज़ेर बहस आएंगे। और दूसरा बड़ा मौजू है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में इतलात दिए हैं कि जो मुज़ाकरात की बात चली थी उसके नतीजे में 100 से ज़्यादा जो तालिबान के अहम रहनुमा या कारकुन थे उनको रहा करने की इतलात हैं। इसकी क्या कहानी क्या है, इसका भी बारे में पूछेंगे। और भारत के अंदर एक जो नया मसला खड़ा हुआ है वो है अभिनंदन को जो अहम जो निशान दिया गया है उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया है और ये सारा मामला है क्या, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, ये जो मामला है सारा जो चल रहा है ऑडियो वीडियो, आज भी इसी पर बहस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत उस ऑडियो को कोई सच्चा साबित कर रहा है, कोई झूठा साबित कर रहा है, लेकिन तमाम तर सियासत का रुख इसी तरफ है। तो ये क्या है कि क्या बाकी मसाइल हमारे ख़त्म हो गए हैं, आवाम को जो है वो तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आवाम को तो बुरा हाल है। और जो IMF के साथ जो नया मायदा हुआ और उसके नतीजे में जो तूफान आने वाला है महंगाई का, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखें, अगर पाकिस्तान की सियासत जो है ना ये ऑडियो वीडियो से निकल गई होती तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बुरे दिन होते, बहुत बुरे दिन होते। आप खुद सोचें कि जिस तरह की महंगाई है इस वक्त, जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह की हुकूमत की परफॉर्मेंस है, इस ऑडियो वीडियो और ख़ास तौर पे पर्सनल लेवल के ऊपर अपने आप को बचाने के चक्कर में हुआ ये है कि PDM जो जलसे कर रही है, जो जुलूस निकाल रही है, उनके अंदर अवाम की पार्टिसिपेशन कोई नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के जो डाई हार्ड किस्म के लोग जो है वो आ जाते हैं तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करती। और सबको पता है कि वो कहाँ से आते हैं, किन जगहों से आते हैं। जनरल पब्लिक उनमें नहीं होती, वो सारे के सारे मदरसे के लोग होते हैं या फारगू तहसील होते हैं या उनके साथ उनकी एफिलिएशन चली आ रही है। और ये सब एक बात तो ये भी हो सकती है ना कि PDM के बारे में तो ये अवाम कहते हैं कि इन्होंने फिर को हाथ कर देना है, इन्होंने फिर हमें बीच चौराहे में छोड़ देना है, तो शायद एतबार भी नहीं रहा होगा अवाम का इन पे। ये भी देखे ना, आज 2-3 चीजें देखे ना आप इस सारे मामले के अंदर। मैं 3-4 जरा सा आपको इस वीडियो ऑडियो के बारे में हुआ क्या है और उसके साथ इसकी जनरल उनकी सियासत को कितनी शिकस्त हुई है। पहली बात तो यह है कि ये वीडियो ऑडियो जो है ये निकाली गई ऑडियो जो थी और उसके बाद वो जो था अपना उनका एफिडेविट जो था, ये पहली बात है कि 2 बड़े क्रेडिबल किस्म के जर्नलिस्ट को थे, उनके कंधे पर आके बंदूक निकाली गई। उसके बाद हुआ यह कि वीडियो एनालिसिस जो था, जाहिर बात ऑडियो एनालिसिस बड़ा आसान था, क्योंकि आज तक अब तो आर्काइव इतना बढ़ गया हुआ है कि आप मेरे के पूरे प्रोग्राम निकाल लें और उसके अंदर से एक बड़ी शानदार किस्म की वीडियो निकाल दें। मैं नवाज शरीफ के खिलाफ भी बोला, उसके हक में बोला, बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन वो बात बड़ी सही थी कि जेन्युइनली कोई भी आदमी अगर समझता है तो ये एक टेलीफोनिक टॉक के तौर पर नजर नहीं आती, इसलिए वो मसला बन गया। अब इसका नुकसान जो है वो ना उसको हुआ अपना गवर्नमेंट को, इसका नुकसान नंबर 1 कुछ क्रेडिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट बन गया। आप कैसे निकाल दी, किस तरह। फिर दूसरी बात यह है कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उनके जो राणा शमीम साहब के बेटे ने शाहिद खान अब्बासी के सामने कह दिया कि जनाब ये तो नून लीग को पता होगा उनके पास क्या सबूत है, और शाहिद खान अब्बासी साहब एक हक्के बक्के रह गए कि नून लीग के पास एफिडेविट के क्या सबूत हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक के सामने एक तो उनको अपने लिए मसला, दूसरा उन्होंने इरफान कादर साहब को खास तौर पर बड़ा लेट डाउन किया। कल उन्होंने
खास तौर पे पेशी मांगी, ये बहाना बना के मेरा सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, क्योंकि उसको पता था कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर पेशी होती है तो एक अदालत का फिजा, अदालत की माहौल बिल्कुल और तरह का होगा। तो ये जिसने भी मशवरा दिया था, उन जर्नलिस्टों को जिसने मशवरा दिया था और जिनने उनको तो मशवरा दिया था अपना नून लीग के लोगों को, उन्होंने बुनियादी तौर पर गलत दिया था। दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक पे ना फैसले होते हैं ना सियासत होती है। अगर ये सियासत होनी होती तो नवाज शरीफ जो था वो बेनजीर को हरा देता 2007 के उसके 3 के इलेक्शन के अंदर, खत्म हो जाती 2003 का 1993 का इलेक्शन। वो तो इतने बड़ी कंपेन चला दी थी, 93 इतनी बड़ी कंपेन चला दी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इतना उसको पता नहीं क्या क्या उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर दी थी। मैंने कल भी बात की थी कि अगर करैक्टर असैसिनेशन होती तो जुल्फकार अली भुट्टो ज्यादा किसकी करैक्टर असैसिनेशन होती, लेकिन 1970 का इलेक्शन वो जीत गया। ये इनको नहीं समझ आती ना, ये होता है। अब पीडीएम का मसला ये हो गया हुआ है इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी है कि आज शायद खकान भाई साहब गुजर रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा आप क़यामत से पहले अपना लॉन्ग मार्च कर देंगे। लेकिन एक बात उस्मान साहब बड़ी सही नजर आ रही है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मुझे लगता ये है कि ये जो बिल पास हुए हैं ये 2022 के अगस्त के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। अब मुझे मतलब 2022 आपको इंतखाबात का साल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो मैं इलेक्शन कमीशन वालों से मेरी बातें हुई हैं उनको प्रिपरेशन का पूरा दे दिया और उन्होंने बकायदा एक सेल बना दिया है उसके बारे में ईवीएम उन्होंने बिल पास करवा लिया। अच्छा, 2022 के जून से पहले तो हो नहीं सकते क्योंकि बजट में प्रोविजन मौजूद नहीं, तो आप कहां से पैसे निकालेंगे और कहां से करेंगे? जब तक बजट पास नहीं होता, एलोकेशन नहीं होती, आप इतना बड़ा फंड कहां से लेके आएंगे? या तो आपको कहीं कहीं स्क्रैप करना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल है। उसमें सबसे अहम तरीन रोल जो प्ले करेगा ना वो उस्मान साहब वो है फॉरेन वोट जो है। ये अच्छा। आप उसको अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी बताता हूं। आप देखिए कराची का हल्का जो NA 248, इसके रजिस्टर्ड वोट है 3,03,258। इसके ओवरसीज वोट है 14,766। कादर पटेल साहब सिर्फ 756 वोटों से जीते थे। तो आप देखें 14,000 वोट जब ओवरसीज आएंगे तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद ये देखें NA 100 जो है, इसमें मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख ने 76,000 वोट दिए थे और 1,82,000 वोट है, जबकि ओवरसीज वोट है 8,605 और ये सिर्फ 7,000 वोटों से जीते थे। 1,000 वोट फिर भी उधर ज्यादा हो जाता। वजीरिस्तान एजेंसी का ट्राइबल एरिया का है, ये मुतहदा मछली अमल, ये 7,000 वोटों से जीते थे और 23,000 वोट ओवरसीज हैं। अकेले लाहौर के अंदर 7 लाख के करीब जो है वोट हैं और आप सोचें कि 83 लाख वोट हैं इस वक्त पूरे उसके अंदर। और आपके जो इस वक्त पूरे जाहिर है वो सारे वोट पीटीआई के तो नहीं है ना, और ये सब मिक्स है, सारी पार्टियों की नुमाइंदगी है, लेकिन ज्यादा पीटीआई के बारे में कहा जाता है, ज्यादा जो लेकिन एक जमाने में नवाज शरीफ के भी थे, अभी भी उनके सपोर्टर्स हैं सारे के सारे। ये वीडियो कैसेटें अगर ऑडियो कैसेटें वहां से आ रही है तो उनके सपोर्टर ही लेके आ रहे हैं ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये एक दफा उथल पुथल पैदा कर देंगे आपकी सियासत के अंदर। उसकी 2 वजूहात हैं उस्मान साहब। एक तो यह है कि ओवरसीज में बैठा हुआ पाकिस्तानी ना जाट बनता है, ना गुजर बनता है, ना कौर बनता है, वो अपने हिसाब से सोचता है। उसको एक काफी एक डेमोक्रेटिक किस्म की फीलिंग बन गई होती है, क्योंकि वो गुज़श्ता कई सालों से बरतानिया में वोट देता चला आ रहा होता है या फिर तो किसी और जगह वोट देता है। इसी तरह जो लोग वहां होते हैं ना अपना गल्फ में, उनकी भी अपनी एक फीलिंग होती है, उनकी फीलिंग बनी होती है उससे, टीवी से, बाकी चीजों से। वो ज्यादातर कंसर्न होता है मीडिया से, उनको लोकल पॉलिटिक्स का नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको सबसे ज्यादा दुख होता है उनकी जायदाद कब्जा हुई हुई है, उनके बच्चे जहां पर ख्वार हो रहे हैं, उनकी किसी ने अगवा कर लिया हुआ है और उनकी सुनता कोई नहीं। ये वो मसाइल हैं कि जो ये किसी ने एड्रेस नहीं किया आज तक। इसलिए अच्छा, यही आपने सही निशान देखी कि जो मसाइल एड्रेस नहीं हुए और इस सारे हंगामे में ऑडियो वीडियो का जो शोर मचा हुआ है, IMF ने जो शराइत आप पर कड़ी आयद की हैं और उसके नतीजे के अंदर जो आपको करना पड़ेगा, और ये सारा एनर्जी सेक्टर के ऊपर बोझ आ रहा है और अवाम की पहले से चीखें निकली हुई हैं। पेट्रोलियम लेवी के अंदर जो है वो इजाफे का ऐलान किया गया है, बिजली की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया गया है, गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो ये बनेगा क्या और ये साहब, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए कल मैं एक बात तो मैं सोच रहा हूँ कल हम मिफ्ता इस्माइल को लें। कल मिफ्ता इस्माइल को एक जगह मैं सुन रहा था प्रोग्राम में, उसने इतनी अच्छी सजेशन दी हैं और इतनी नेक नीति के साथ इस हुकूमत को सजेशन दी हैं। उसने कहा देखो बात सुनो, आपके ये बड़े बड़े जो रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना जो आपने लगा लिए हुए हैं, इसको खत्म करें, इसको औने पौने दामों बेचें, एक ही दफा बिक जाएंगे, आपके सर से बला उतरेगी।
और बाकी जो ऐसे ऐसे हो उनको चलाएं और उनको गैस के बुनियाद पर बिल्ड कर सकते हैं, बाकी बुनियाद पर बिल्ड करते हैं। ये जो इतने बड़े जॉइंट, हालांकि उसकी अपनी हुकूमत ने बनाए थे, ये जॉइंट आपने खड़े कर दिए जो आप फिर, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आईपीपी लगाए, उसके साथ नया नेगोशिएट करें। आपको एक तो बड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन आप मुस्तकिल नुकसान से बच जाएंगे। और सेक्टर डेट इतना अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप मुफ्ती इस्माइल साहब को लेके, बहुत कंक्रीट सजेशन दिए हैं उन्होंने। और ये बात और आईएमएफ के बारे में एक बात बताऊं आपको याद होगा आज से तकरीबन हम 3 साल पहले जब इमरान खान साहब आईएमएफ में जा रहे थे तो मैंने 12 कॉलम लिखे थे, कम से कम 8-10 प्रोग्राम किए थे। और मैं एक खास तौर पे एक बुकलेट लोगों को दिखाया करता था, ये कमेटी फॉर एबोलिशन ऑफ द इलिजिटिमेट डेट। और ये पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इकट्ठे होकर इसको बनाया है। और कम से कम 6-7 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इनको रिफ्यूज किया है, डेट देने से रिफ्यूज किया है, ये सारा कुछ किया है। पहली बात तो यह है कि आईएमएफ इसलिए आप जाते हैं कि आईएमएफ का आपने कर्जा जो है वो पैसा आप रखते हैं और उसके बुनियाद पे आप मजीद कर्जा लेते हैं। तो एक तो बात ये तय है कि आप ये तय कर लें कि आपने जो लोन देना है उस लोन देने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप इस दफा डिफॉल्ट हो जाए। आप कर देंगे जी हम डिफॉल्ट हैं। यार जब आप लोगों से पैसे ले लेके आप अपने आप को कलफ लगाए हुए कपड़े पहनते हैं तो लानत है यार ऐसी जिंदगी पे। कहते हैं हम डिफॉल्ट हैं यार, और उसके बाद अपने आप को दोबारा बिल्ड करें, आपको एक किस्म की लीवरेज मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे यार कुछ साल तक हम तुमसे पैसे नहीं लेते, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करें। एक इज्जत का बनाया हुआ है, बिल्कुल इज्जत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और काबिल अमल कोई मंसूबा ऐसा सामने आना चाहिए कि किस तरीके से हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। या ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहे।